हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, जो कि एक तरह से उनका जो मूल स्थान देखा जाए तो जंगल ही माने जाते हैं। फॉरेस्ट में ही अपना जीवन ये मैक्सिमम यापन करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें अन्य लोगों से भिन्न पहचान बनाने में सहायक होते हैं। साधारणतः यह जो है एकांत प्रिय जीवन व्यतीत पसंद करते हैं, यानी ये एकांत रहना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र और वन्य जीवन में ही इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, यानी ये एकांत जीवन बिताना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो है प्रायः नवाच्छादित एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। और ये जनजाति अत्यंत पुराने धार्मिक धारणाओं का पालन करते हैं, यानी ये जो है धार्मिक तौर से बहुत पुराने हैं। और इन जातियों के अधिकतर समुदाय जो है अशिक्षित है, यानी ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग जो है अशिक्षित है, इसलिए इनका जो है प्रोत्साहन नहीं होता है। लेकिन भारतीय सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कोशिश किया गया है। और इन जनजातियों कोई जो है लिपिबद्ध भाषा नहीं है। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा जो है ये लोग बोलते हैं, यानी इसका जो है इनकी भाषा कोई भी लिपिबद्ध नहीं है। इन जनजातियों के अधिकांश लोग जो है अलौकिक शक्ति एवं धारणाओं में अटूट आस्था रखते हैं, यानी देखा जाए तो ये नेचर पावर को काफ़ी मानते हैं, नेचुरल पावर को काफ़ी मानते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है एक तरफ से देखा जाए तो ये जंगलों में रहने वाले हैं और पुराने रीति रिवाज को मानने वालों में ही आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है यहाँ। अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है। और इसका आबादी कहीं धनी है तो कहीं विरल है, यानी कहीं काफ़ी लोग रह रहे हैं या कहीं विरल है ही नहीं। तो इनका जनजाति जो है एक सामान्य वितरण है, सामान्य ने असामान्य वितरण है, ठीक है। और देश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी आबादी अपेक्षा केंद्रित है। और यह मध्य भारत की जो है पेटी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाग आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय भाग आते हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पर्वतीय इलाकों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे पाठ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हर एक बात जो है जरूरी है। उपरोक्त चर्चा तथा भारत के मानचित्र पर दर्शाए गए वितरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अनुसूचित जनजाति खास क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब देखिए इसके मानचित्र आगे आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें पता ये लग जाएगा कि भारत के अनुसूचित जाति खास क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और मानचित्र में जो वितरण स्पष्ट होगा, ठीक है, जनजाति वंचित पर्वतीय क्षेत्र में भी होगा और यहाँ कृषि उत्पादकता बहुत ही कम होती है। साथ ही इन क्षेत्रों में प्रायः प्राकृतिक विपदाएं और विषमताएं जो घनीभूत होती है, यानी देखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है प्राकृतिक विपदाएं और विषमताएं जो है काफ़ी आती ही रहती है। और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की सीमित संभावनाओं के रहते आर्थिक स्तर भी नीचा ही है। इन क्षेत्रों में यातायात एवं संचार व्यवस्था क्षीण एवं समस्या युक्त है, समस्या युक्त ही रहते हैं क्षेत्र भी। इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का उचित दोहन भी नहीं हो पाता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। प्रायः ऐसी धारणा प्रचलित है कि उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ जनजाति निवास करती है। तो जर्नली सी बात है, जनजाति ने साफ जो है इंडियन गवर्नमेंट को बात बता दिया था कि हम जैसे हैं वो ऐसा ही हम जीवन यापन करना पसंद करते हैं, ठीक है। हम जो है एक जैसे सेटलमेंट रह के नहीं रह सकते। भारतीय सरकार ने सब बहुत संभव कोशिश किया इनको सेटलमेंट करने की, बट ये लोग तैयार नहीं हैं। और ये लोग जो है अपना जीवन जो है जंगलों में ही व्यतीत करना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये एकांत रहना चाहते हैं। कहते हैं आज भाग वाली दुनिया से ये लोग दूर रहना चाहते हैं। बस एवं गलत धारणाएं रखते हैं ये इन लोगों। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम होने का कारण संभवतः साधनों की सीमित होना, क्योंकि उनके पास साधन बहुत ही कम होता है। और परिवहन साधनों का अभाव एवं प्राकृतिक पर्यावरण इससे द्रुढ़ ही है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास का दुष्काल और दुर्भियुक्त होते हैं।
और इसके बावजूद भी अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रतिकूल पर्यावरण और प्रतिकूल प्रकोपयुक्त क्षेत्रों को अपना निवास क्षेत्र बनाए हुए हैं, जहाँ पर उनको लिए रहना बहुत ही कठिन और दुष्कर्म कार्य है, लेकिन फिर भी वो नेचर के साथ बने रहते हैं और नेचर में ही मिल के रहना उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो वो शांत रहना चाहते हैं और एकांत रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज देखा जाए तो आज मॉडर्नाइज दुनिया में भागम भाग बहुत है। हर जगह जो है छीन रहे लोग, एक दूसरे को काट रहे हैं, बट ये लोग अपना जीवन जो है शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये जो कहते हैं मॉडर्नाइज दुनिया के चकाचौंध में नहीं आना चाहते और सदैव ये जंगल में ही निवास करना पसंद करते हैं। वास्तव में जो है वनवासी जनजाति ऐसे बसावट वक्त से नहीं चुनते हैं, इन्हें आधुनिक सभ्यता का प्रसार विस्तार में प्रतिकूल क्षेत्रों में जाने के विवश किया गया है। तो देखिए कहते हैं अगर उनको जंगलों को काट दीजिएगा तो ये कहाँ जाएंगे, इसलिए ये जो है काफ़ी विवश हो गए हैं अपने आप को जंगल से दूर रहने में। देश के आरंभिक आदिवासी निरंतर जो है आक्रमणकारी एवं जो है प्रवासियों के दबाव में जो है नवातुलक आक्रांताओं के युद्ध में हार कर तथा डर कर एकांत एवं जो है विहर स्थानों में चले गए हैं। वर्तमान में पाई जाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्षों में चली जा रही है और परंपराओं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था एवं व्यवहार का ही निर्वाह करते आ रहे हैं। तो ये देखिए कहते हैं ये अपने पूर्वजों के बनाए हुए रूल रेगुलेशन कभी भी ठुकराते नहीं हैं, जैसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसी रूल रेगुलेशन में चलने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए अगर हम इसको मैप में अध्ययन करेंगे तो और भी जो है आसान हो जाएगा इनके जो है विस्तार के बारे में जानना। तो इसके लिए मैप की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखें मैप जो अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 के अंतर्गत होगी। चलिए मैप पे हम कुछ दृश्य डालें। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है भारत अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 जिले के अंतर्गत दर्शाया गया है। और आपको पता है कि दो ही क्वेश्चन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, एक तो जो है नग्न जहाँ पर जनजाति बहुत ही कम है और एक जो है बिल्कुल अधिक है, यानी एक में है नहीं और एक में अधिक है। यही दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और हमेशा रहता ही रहेगा। अगर बात करें हम इधर देखिए दमनदीव साइड अगर देखिएगा तो वहाँ पर जो है जनजातीय जो संख्या दिखाई जा रही नग्न है, यानी वहाँ पर है ही नहीं। और 0 से 10 के बीच में कुछ ही क्षेत्र की दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये काफ़ी विरल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या इसकी बहुत ही कम है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को अगर हम नज़र डालें तो इसमें जो है आपको जम्मू कश्मीर के साइड ही दिखेगा और मिज़ोरम के साइड ही दिखेगा, यानी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगल अधिक मात्रा में है। इवन कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ जंगल होते हैं। अगर जहाँ पर इनकी जनसंख्या नहीं है वो भी देख लेते हैं हम। ये में देखिएगा जम्मू कश्मीर साइड ही जो है एक तरफ जनसंख्या अधिक है तो एक क्षेत्र में जो जनसंख्या बिल्कुल है ही नहीं। तो ये मैप भी काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त रहता है, जहाँ हर एक बातों को समझना आसान रहता है। तो ये ज़रूरी था समझ के लिए। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। उसके पश्चात आता है जिला स्तरीय प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर इनका प्रतिरूप क्या होती है। अनुसूचित जातियों के सामान्य जिला स्तर पर इसके वितरण का प्रतिरूप 3 स्तरों में पाया जाता है, यानी 3 स्तर है इसके। एक तो होती है जनजातीय का उच्च स्तरीय संकेंद्रण, यानी जनजातियों का उच्च स्तरीय संकेंद्रक। दूसरा जो होता है मध्यम संकेंद्रक तथा तीसरा जो होता है कम संकेंद्रण का क्षेत्र। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च जो है स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र, यानी उच्च स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र क्या है। कहते देश के कुल जो है 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप से पाई जाती है, यानी 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप में पाया जाता है। और इन 40 जिलों में से प्रत्येक जिलों में जनजातियों की संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में जो है 75% है। तो आप समझ सकते हो कि 40 जिलों में प्रत्येक जिलों में जनजाति संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में 75% है, जो काफ़ी है। और कहते हैं 98% तक पाया भी जाता है। और इसमें से 8 जिले मिजोरम में, नागालैंड एवं मेघालय राज्य में प्रत्येक में 7 जिले और 6 जिले अरुणाचल प्रदेश में तथा 5 जिला जो है मणिपुर में हैं। और 7 जिले जो है 4 राज्य हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। मिजोरम राज्य के जो है छिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित
जनजातियों का संकेंद्रण जो है 98.09% पाया जाता है। तो देखिए ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत या एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये बात पूछ ली जाती है कि सबसे अधिक जनजातियों कहाँ पर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि मिजोरम राज्य के सिरछिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रक है, यानी 98.09% पाया जाता है। इसके बाद मेघालय राज्य की पश्चिमी खासी पर्वतीय जिला में जो है 98.02% मिलता है। और ये सारे क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है, इसलिए जनसंख्या जो है इनमें काफ़ी देखने को मिल जा रहा है। उसके पश्चात है मध्यम स्तरीय संकेंद्रक के क्षेत्र। देखिए इसमें जो है इन क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या जो है 25% से 75% के बीच में पाई जाती है। और यह क्षेत्र देश के 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। इस वर्ग में आने वाले जो है 85 जिले हैं, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें 85 जिले जो है महत्वपूर्ण है। स्थानीय विस्तार के अनुसार बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं और उड़ीसा जो है 14 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, झारखंड के 8 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश के 7 जिले हैं तथा गुजरात के 7 जिले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है निम्न स्तरीय संकेंद्र के क्षेत्र, यानी निम्न स्तरीय संकेंद्रण के क्षेत्र। कहते हैं इस क्षेत्र में जनजातियों का जो है प्रतिशत 5 से 25% के बीच में ही होते हैं और इतने जो है प्रतिशत आबादी की सीमा वाले 140 जिले हैं, यानी इतना जो है परसेंटेज के लिए जो है 40 जिलों को सम्मिलित किया गया है और यह देश के 18 राज्य जो है संघीय प्रदेश में है। स्थानीय रूप से ऐसी रचना वाले 18 जिले जो है मध्य प्रदेश में ही हैं और इसकी संख्या महाराष्ट्र में 17 जिले हैं, राजस्थान में 17 जिले जो है, कर्नाटक में 14 जिले, असम में 13 जिले और आंध्र प्रदेश में जो है 10 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 10 जिले, उड़ीसा में जो है 10 जिले, झारखंड में 8 जिले और जम्मू एवं कश्मीर में जो है 9 जिले तथा छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं। शेष बिखरे हुए जिनकी संख्या गुजरात में 3 जिले, सिक्किम में 3 जिले, उत्तराखंड में 2 जिले तथा मणिपुर और केरल, दमन एवं दीव में, बिहार में जो है 1-1 जिले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों की जो है बिखरापन है, विस्तार है, जिसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया है। और आगे जो होगा हमारा लिटरेसी यानी जो है साक्षरता दर, तो वो आगे वाला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरह बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो यही एक तरीका है हेल्प करने का, और वो कुछ भी नहीं बहुत ख़ास है कि यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है बच्चे तक पहुंचा जा सकता है। तो आप जो है हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर पसंद आता है, अगर बाद में अगर यूट्यूब पर सर्च करते हो कोई भी टॉपिक, तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे आप तो आपके मोबाइल में ही ये चैनल सेव हो जाएगा और जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से MA क्लास के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, चाहे आप सिलेबस के अंतर्गत देखो, टॉपिक के अंतर्गत देखो या आप क्लास के अंतर्गत देखो, सभी का जो है प्रावधान जो है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो वहाँ से आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो कॉमेंट अवश्य करो।